दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा 1920 में ब्लाइंड के द्वारा किए गए एक ऐतिहासिक आंदोलन, निकाले गए एक ऐतिहासिक मार्च के बारे में, जिसने ब्रिटिश सरकार की जो उस समय दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत कर रही उसकी नींद खराब की। आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता क्लियर किया, एक मिसाल यह आंदोलन बना। और उस दौर में 7 से 9 हजार के बीच ब्लाइंड एक जगह इकट्ठा हुए, जो कि बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए यह आंदोलन सफल रहा, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। हालांकि देखा जाए तो 2-3 ऐसे आंदोलन रहे हैं ब्लाइंड के या अदर जो डिसेबिलिटी लोग हैं, और दोनों के कह सकते हैं कि सभी का मिला जुला। तो 3-4 ऐसे आंदोलन हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक रहे, चाहे भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें या दूसरे देशों की। जैसे 1920 का ब्लाइंड मार्च जो कि इंग्लैंड में किया गया था, ये बहुत ऐतिहासिक था। इससे पहले ऐसा आंदोलन या ब्लाइंड मार्च कभी न तो निकला, ना हुआ, और ना ही आने वाले टाइम में हुआ, इसलिए यह ऐतिहासिक था। दूसरा, अमेरिका का समर कैंप आंदोलन, जिसने न केवल अमेरिका में, पूरी दुनिया में प्रभाव सरकारों पर डाला, दबाव बनाया। जो समर कैंप की एक बहुत अलग कहानी है, और बड़े आंदोलन हुए अमेरिका में। 16 आंदोलनों की गिनती की जाती है कि जिसने वहाँ के ब्लाइंड के, दूसरे डिसेबिलिटी वाले लोगों की तकदीर बदली। एक महिला जिसको ब्लाइंड डिसेबिलिटी क्रांति की माँ कहा जाता था, जो अब नहीं है, पिछले साल उनका निधन हो गया था, उन्होंने नेतृत्व किया था। तो बहुत ही ऐतिहासिक रहा, और उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा था, अमेरिका में जो आंदोलन हुआ था। और 90 का दशक का जो आंदोलन, 89-90 का जो आंदोलन था, वो भी बहुत प्रभावशाली रहा। अमेरिका से शुरू हुआ, फिर अफ्रीकन देशों से होता हुआ भारत में भी जो है बात पहले गति पकड़ी, और वो चलता रहा। तो उसका आगे रिजल्ट भी देखने को मिला। कुछ आंदोलन जो हुए उनकी बाकायदा इतिहास लिखा गया है, इतिहास में दर्ज है, किताबें लिखी गई है। बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिनके पर कोई किताब नहीं लिखी है। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिकन जो ब्लाइंड थे, वहाँ के हिस्ट्री लिखी हुई है, लिखी गई है एक ब्लाइंड महिला के द्वारा, जिसको ब्लाइंड लेडी हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, पिनशॉप को। तो उन्होंने 100-125 साल पुराना जो इतिहास रहा है ब्लाइंड का, उपलब्धियां रही हैं, आंदोलन रहे हैं, उनके बारे में लिखा है, उस दौर की समस्याओं को। तो उसको एक हिस्ट्री का रूप दे दिया है। इंग्लैंड की बात करें तो फ्रांसिस साल्ट एक ब्लाइंड हैं, तो उन्होंने वहाँ के ब्लाइंड के बारे में हिस्ट्री लिखी है। डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए, जो दूसरे भी हैं, उनके लिए लिखा गया है। भारत की बात करें तो भारत में इस तरह का इतिहास उपलब्ध नहीं है, मेरी जानकारी में तो नहीं है, और शायद जानकारी दुरुस्त है मेरी, कि इस तरह की कोई इतिहास, हिस्ट्री ब्लाइंड के बारे में भारत में अभी तक नहीं लिखी गई है। भारत में भी आंदोलन हुआ जो कि ऐतिहासिक था, और 16 मार्च को उसका संकल्प दिवस भी मनाया गया उस आंदोलन की स्मृति में। बहुत ही ऐतिहासिक रहा, और काफ़ी कुछ इस आंदोलन से मिला ब्लाइंड को। आगे के लिए जो रास्ते थे रोजगार के, वो खुले। 1987 का फिर जिक्र आता है। तो उस समय एस के रुंगटा साहब ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और काफ़ी लोग इसमें शामिल थे। आज कुछ हमारे बीच नहीं है, कुछ मौजूद हैं, लेकिन इसकी कोई हिस्ट्री या इस तरह की चीज़ें अभी तक उपलब्ध नहीं है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि भारत के ब्लाइंड का संघर्ष और उपलब्धियां बहुत रही हैं। ऐसी जानकारी जो मैंने पढ़ी है, तो वो कभी ब्लाइंड के सामने आई नहीं हमारे यहाँ। इतनी बड़ी उपलब्धियां उनको दबाया गया था, लेकिन ऐसी आंदोलन इस तरह के भारत में भी हुए हैं, संघर्ष तो यहाँ पर भी था। तो अब बात करते हैं हम उस आंदोलन की, जो कि 25 अप्रैल 1920 को शुरू हुआ, और ये ईस्टर के अगले दिन शुरू किया गया था। बात है 1800 के
एंड की, यानी एक ब्लाइंड यूनियन तैयार की गई, ट्रेड यूनियन तैयार की गई थी ब्लाइंड के द्वारा। जो ब्लाइंड कार्मिक थे, कामगार थे, काम करने वाले या बेरोजगार, उनको भी बाद में जोड़ा गया था समस्याओं को लेकर। तो ये यूनियन जो तैयार की गई थी, ट्रेड यूनियन, जिसका नाम था नेशनल लीग ऑफ द ब्लाइंड, ताकि इसके माध्यम से उनकी मांगों को उठा सके, सरकार तक पहुंचा सके। क्योंकि उस समय बड़ी समस्या थी, ब्लाइंड कुछ काम करते थे जो कि उनके लिए चुनिंदा ही थे, जैसे ब्रश बनाने का काम, झाड़ू बनाने का काम और चेयर का काम, इस तरह के फैक्ट्रियों में वो काम कर रहे थे। और कहा जाता है कि कई ऐसे जोखिम भरे काम भी थे जिससे उनकी उंगलियां जल जाती थी। और इसका वर्णन जो फ्रांसिस सॉल्ट है उन्होंने भी किया है ब्लाइंड मार्च जो हिस्ट्री लिखी गई है उसमें, कि उनके दादा ब्लाइंड थे और वो काम से आते थे तो उनके उंगलियों में घाव होते थे। अब समस्या ये थी कि उस समय ब्रेल से ही सारा कुछ पढ़ने लिखने का काम होता था और उंगलियां जल जाती थी। तो इस तरह की दूसरी समस्या ये थी कि किसी भी ब्लाइंड को मैरिज करनी होती थी तो उसके लिए वहां के बॉस से अनुमति लेनी होती थी कुछ मामलों में, तभी वो मैरिज कर सकता था। तीसरी बात, जो अनुदानित संस्थाएं थी वो वेतन कम दे रही थी ब्लाइंड के लिए, एक पूरा वेतन नहीं मिलता था, कम वेतन में उनको रखा जाता था। एजुकेशन की भी समस्या थी और रोजगार, नौकरी, ये तमाम ऐसी समस्याएं थी जिस पर ब्लाइंड चाहते थे कि उन पर काम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। तब ये फैसला किया कि एक यूनियन तैयार की जाए। तो ये ट्रेड यूनियन तैयार 1899 में की गई थी, नेशनल लीग ऑफ द ब्लाइंड। और इसको दूसरी पार्टियों से भी हालांकि बाद में समर्थन मिला था। इसी में इसमें ब्लाइंड ही थे और एक जो अधिकारी थे, इसमें उल्लेख किया गया था हिस्ट्री में, डेविड लारी, वो भी इसमें शामिल थे। और उन्होंने बताया कि उस समय इंग्लैंड में 35,000 ब्लाइंड थे टोटल। वहाँ की जो जनसंख्या की गई थी उसके अनुसार 20,000 गरीबी रेखा से नीचे व्यापन कर रहे थे और 850 जो है भिक्षावृत्ति कर रहे थे। तो उस समय भिक्षावृत्ति करने वालों की भी काउंटिंग की जाती थी। तो इसमें दर्ज है कि 35 में से 20,000 ब्लाइंड गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे। और इसी को लेकर एक आक्रोश था, कुछ शोषण जो हो रहा था संस्थाओं के माध्यम से, उसका भी विरोध था। इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी कि आगे किस तरह से आंदोलन किया जाए, लेकिन एक बहुत लंबा वक्त इसको लगा। दूसरी बात, 1910 में एक कानून इंग्लैंड में ब्लाइंड के लिए लाया गया था, लेकिन वो बहुत पर्याप्त नहीं था और उस पर काम चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग जो है ब्लाइंड हो गए थे और लगभग 3 लाख के आसपास, शायद 2.5-3 लाख लोग विकलांग हुए थे और इसमें भारी संख्या ब्लाइंड की भी थी। तो ये बड़ी समस्या हुई। उनके लिए कानून बनाने के चक्कर से इस कानून को भी रोक दिया गया था कि भाई अभी दूसरों को भी शामिल किया जाएगा और इसलिए इसको रोका जाता है। तो ये भी एक कारण था कि वो कानून आगे उसमें टाइम लगा। तो इसके प्रति भी आक्रोश उनका उत्पन्न हुआ। अब 1920 की बात है, फरवरी मार्च में पूरी तैयारी करने के बाद ब्लाइंड ने तय किया कि हम पैदल मार्च निकालेंगे लंदन के लिए, चाहे कोई कहीं से भी हो वहीं से वो अपना मार्च शुरू करेगा। जैसे कोई किसी भी शहर में है, जगह निश्चित की गई थी सबके लिए, 3 जगह निर्धारित की गई थी और 3 ग्रुप तैयार किए गए थे कि 3 ग्रुप में ये पैदल मार्च निकलेगा और इसमें सभी शामिल होंगे। ये सब कुछ तय हो गया था। फरवरी में इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। उससे पहले लगभग कई दर्जन रैलियां निकाली गई थी, ब्लाइंड को जोड़ने का काम किया गया था। गूगल और नेविगेशन जैसी कोई सुविधा उस समय नहीं थी के लिए, तो उसके लिए पहले लोगों ने रास्ते तलाशे कि कहाँ से निकलना आसान होगा, कौन सा रास्ता किधर से जा रहा है। तो इसका सबका पहले ही पता कर लिया, बहुत प्लानिंग। एक बात मैं यहाँ बताना भूल गया, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड के ब्लाइंड के द्वारा की गई प्लानिंग बहुत शानदार मानी जाती है। मेरा भी ये मानना है कि वो जो प्लानिंग की तो वो बहुत ही कारगर साबित हुई है। प्लानिंग फेल नहीं होती थी, इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ जो मैंने पढ़े हैं। और अमेरिका के ब्लाइंड का जो
समर्पण या कह सकते हैं एकजुटता वो कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती है। इसे समर कैंप से भी पता चलता है। और व्हाइट हाउस के सामने जो एक लंबा पड़ाव डिसेबिलिटी वाले लोगों ने डाला था वो बहुत ऐतिहासिक था। उससे पहले कभी भी इतना लंबा पड़ाव नहीं डाला था अपनी मांगों को लेकर व्हाइट हाउस के सामने। तो यहाँ पर भी प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। और ब्लाइंड को इकट्ठा करने का, प्रेरित करने का जो काम किया था वो ब्लाइंड एडवोकेट जो एक न्यूज़पेपर था ब्रेल का, उसने किया। उसने ये सारी गतिविधियों को छापा और तय कर दिया कि आपको मैनचेस्टर में पहुंचना है। दूसरे को कहा कि आपको जो है न्यूपोर्ट पहुंचना है। किसी को कहा कि आपको लीड पहुंचना है। 3 जगह निर्धारित की गई थी और तीनों जगह ब्लाइंड को बुलाया गया था कि आपको 3 ग्रुप में यहाँ से मार्च निकालना है। तो ऐसा हुआ कि रविवार को घोषणा हो गई थी फाइनल कि भाई कल निकलना है। सारे लोग इकट्ठे हुए। बताया जाता है कि जो हिस्ट्री लिखी है जिन्होंने फ्रांसिस साल्ट, उन्होंने लिखा है कि लगभग 7 से 9 हजार ब्लाइंड इसमें शामिल थे। ये उन्होंने लिखा है, इसीलिए ये ऐतिहासिक बना। तो 3 जगह से ये ब्लाइंड मार्च शुरू हुआ पैदल। उनको ट्रेन के आगे सहारा लेना पड़ा, लेकिन सबने नहीं लिया, ज्यादातर पैदल वहां से चले थे। तो ये जगह थी मैनचेस्टर, दूसरा न्यूपोर्ट और तीसरा लीड्स। ये 3 जगह स्थान थे जहां से शहर थे, वहां से इसको ब्लाइंड मार्च शुरू हुआ था। पैदल ये चले। रस्सी का सहारा लिया गया था, लंबी रस्सी, और उसके सहारे चले थे। लेकिन इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है। पहले प्लानिंग की गई थी कि ब्लाइंड जो लेडी है उनको, लेडीज को भी शामिल किया जाए, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और लगता है कि सरकार हमारी मांगों को आसानी से मान जाएगी, तो जरूरत नहीं है। तो इसमें ब्लाइंड महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। दूसरा एक और चीज महत्वपूर्ण थी कि जो ब्लाइंड सैनिक थे उनको भी शामिल इसमें नहीं किया गया था। वो इसलिए कि भाई सरकार किसी प्रकार का एक्शन ले या किसी प्रकार की और समस्या आए तो देश के सैनिकों का अपमान होगा इससे, तो इसलिए उनको भी शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद में पैदल ये निकले। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्होंने कई ऐसे जो ग्रुप थे, लोगों ने सड़कों पर जब इनको जाते हुए देखा, स्थिति जो संघर्ष देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, जिनमें काफी संख्या में महिलाएं भी थी। और कुछ लोगों के लिए ब्लाइंड का चलना फिरना वो हास्यप्रद हो सकता था, और वो हुआ भी कि सब तरह के लोग हैं। ये बाकायदा हिस्ट्री में इसको दर्ज किया है कि जो अल्प दृष्टि वाले थे, जो लो विजन, वह आगे चल रहे थे और उनके साथ में कुछ साइटेड लोग, जो उनके अभिभावक जो लोग थे, बेरोजगार या स्टूडेंट या रोजगार वाले, उनको साइटेड लोगों का भी समर्थन मिला। तो वो गाइड कर रहे थे, आगे चल रहे थे लो विजन और साइटेड लोग। और रस्सी जहाँ जिसको जैसे दिक्कत हो रही थी या इसके चल रहे थे तो उस लाइन से अलग ना हो, तो इसलिए रस्सी का सहारा लिया गया था। बिसिल भी इसमें बजाई गई थी और आवाज लगाकर करके उनको गाइड किया जा रहा था। तो बहुत लंबा मार्च ये निकला था। दूसरा जो यूनियन थी NLB, नेशनल लीग ऑफ द ब्लाइंड, इसको लेबर पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था, जो कि एक छोटी पार्टी थी अलग से। और एक और पार्टी थी, उसका नाम अभी मैं यहाँ भूल रहा हूँ, याद आएगा तो बताएगा, तो उसका भी इसको समर्थन प्राप्त हुआ। हालांकि मैं लिख के लाया हूँ, नोट्स से थोड़ा सा तैयार किए, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा था। तो हाँ, ये ट्रेयू पार्टी थी दूसरी जो थी। ये छोटे छोटे दल थे जो उन्होंने ब्लाइंड यूनियन को समर्थन दिया था, और उन्हीं के जो कुछ कार्यकर्ता ब्लाइंड का सपोर्ट कर रहे थे। तो 1899 की ये ट्रेड यूनियन थी। आगे ये कहा जाता है कि ब्लाइंड को रात को रुकने के लिए जो उनके समर्थक थे, सपोर्ट कर रहे थे, उनके घर पे ब्लाइंड रुके जगह जगह पर। और पुलिस ने भी काफ़ी हेल्प की थी उनको, जो बंदी गिरे थे या पुलिस थाने थे, उनमें ले जाकर उनके खान पान की व्यवस्था की गई थी, रुकने की व्यवस्था की गई थी रात्रि हो जाने पर।
तो इस तरह से ये मार्च आगे बढ़ा। लेकिन एक और जो समस्या थी यहाँ पर कि ब्रायन से ये पूछा गया कि आप इसका ट्रेन से जाना चाहोगे या बस वगैरह से आप जाना चाहते हो तो उसकी व्यवस्था कराएं ये। लेकिन उनमें कुछ ने पैदल चलने का फैसला किया, लेकिन कुछ ने फिर ट्रेन का सहारा लिया, क्योंकि बारिश हो गई थी। ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बहुत सारे लोग उनमें से ट्रेन के सहारे लंदन तक पहुंचे, और कुछ लोगों के लिए बस कराई गई थी, जो ब्लाइंड थे उनके अभिभावक या जो समर्थक थे उनके द्वारा, ताकि वो समय पर लंदन पहुंच सके। इस मकसद से ये जो है व्यवस्था की गई थी बस की और ट्रेन की। तो ट्रेन में उनको बिठाया गया था और वो फॉरवर्ड से लेकर स्टोन तक, जो कि एक शहर है, वहाँ के लिए ये गए थे। 2 जगह के लिए, फॉरवर्ड से और स्टोन तक के लिए ब्लाइंड ट्रेन में गए थे। कुछ लोग जैसे जहाँ समस्या लगी वो लोग ट्रेन में गए और बाकी पैदल मार्च से द्वारा ही पहुंचे। तो बताया जाता है कि काफ़ी संख्या में लोग ट्रेन के द्वारा भी, क्योंकि बहुत मुश्किल था कि पैदल इतना लंबा सफ़र तय करना, लेकिन काफ़ी लोगों की जिद थी और उन्होंने किया भी। इसके बाद में ब्लाइंड लंदन पहुंचे और डाउन स्ट्रीट में उनको रुकने की, अपने आंदोलन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। सारे एक जगह इकट्ठे हुए, जो डाउन स्ट्रीट है लंदन में, वहाँ पर इकट्ठा हुए और सूचना प्रधानमंत्री तक भी पहुँच गई थी। और सबका एक था कि हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो प्रधानमंत्री से मिले। लेकिन उस समय बहुत लंबा समय नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध को इंग्लैंड में उसमें शामिल था, लेकिन 2 साल उसको गुजर चुके थे उस समय को, और उसके बाद ही ये आंदोलन शुरू हुआ है। वहां पर पहुंचने के दौरान प्रतीक्षा शुरू की और आश्वासन भी मिला कि प्रधानमंत्री ब्लाइंड से जरूर मिलेंगे, और मिलने के बाद आगे क्या कुछ बात होगी उसके बारे में बताया। लेकिन एक बताया जाता है कि 5 दिन उनको, इतनी संख्या में ब्लाइंड वहां पर इकट्ठे थे, और 5 दिन तक उनको प्रधानमंत्री का इंतजार करना पड़ा। प्रधानमंत्री उस समय जो लॉयर जॉर्ज थे वो मिलना नहीं चाहते थे, और वो लेबर कंजर्वेटिव पार्टी के थे और दूसरे दलों का उनको समर्थन प्राप्त था। यानी कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार वहां पर काम कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में वो भी सोच समझ के कदम रख रहे थे, लेकिन ब्लाइंड भी वहां पर डटे रहे और उन्होंने फैसला किया कि हम यहां से जब तक नहीं जाएंगे जब तक प्रधानमंत्री नहीं मिले। 5 दिन बाद में प्रधानमंत्री उनसे रूबरू हुए। उनका प्रतिनिधिमंडल जो ब्लाइंड की तरफ से था वो मिला, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इनको किराया दे आने जाने का और वापस इनको भेज दें। अभी युद्ध से बाहर देश निकला है, आर्थिक संकट है, पैसा नहीं है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी। तो कहा जाता है कि ब्लाइंड को वहां से एक निराशा हाथ लगी, लेकिन आने वाले टाइम के लिए एक मजबूत कानून भी मिला। एक और चीज यहां पर थी कि जिस समय प्रधानमंत्री मिले उससे पहले कॉमन हाउस ऑफ कॉमन की एक सांसद जिसका नाम था एस्टोर, ये दूसरी महिला सांसद थी इंग्लैंड की उस समय तक। इन्होंने चाय पार्टी पर हाउस ऑफ कॉमन में ब्लाइंड प्रतिनिधिमंडल को इनवाइट किया था
और इनकी तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि आपकी जरूर मदद की जाएगी। तो एक सकारात्मक उम्मीद ब्लाइंड को इनके आश्वासन के बाद में मिली, जो कि आगे चलकर पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने भी आश्वासन दिया था, जो कि वहाँ की दूसरी महिला सांसद थी हाउस ऑफ कॉमन की, जो कि वहाँ का एक सदन भी है। तो इस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ा। और लेकिन अब एक समस्या थी कि बहुत ज़्यादा निराशा प्रधानमंत्री से लोगों को हुई, लेकिन एक डर और एक भय भी लोगों के मन में अब घर कर गया था। वो ये था कि वापस हम जाएंगे तो जो लोग कंपनियों में, अनुदानित संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा ना हो बदले की भावना से काम किया है, उनके जो है उनके साथ व्यवहार किया जाए, और ऐसा ना हो कि जो काम कर रहे थे उनको लेकर नाराजगी थी, आंदोलन किया, प्रधानमंत्री और सरकार तक इसमें उसको भी प्रभावित किया। तो एक कहीं ना कहीं मन में ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि ब्लाइंड को वहाँ से काम से निकाल दिया जाए, उनके प्रति बदले की भावना से वहाँ के अधिकारी, बॉस जो भी हैं वो काम करें। तो ये जरूर उनके मन में भय था, और इसलिए थोड़ा वक्त और इस आंदोलन में लगा था कि उन्होंने मांग की थी कि आप हमें विश्वास दिलाएं कि हम जाएंगे यहाँ से तो सभी के जाने के लिए टिकट की व्यवस्था की जाएगी, और जाने के बाद में प्रतिशोध की भावना जहाँ पर भी लोग काम कर रहे उनके लोगों, वहाँ के बॉस या अधिकारी लोगों में नहीं होगी। तो बताया जाता है कि इसका आश्वासन मिला कि आप जाओगे, आपके प्रति किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो मांगों को लेकर उस समय वो गए थे और उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उसमें था कि वेतन में वृद्धि हो, जो भी काम कर रहे हैं बहुत कम वेतन मिले, रोजगार के और नए अवसर खुले। तीसरा शिक्षा का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था। ये तमाम इनकी मांगों में शामिल थे, जो कि जिसको लेकर ये वहाँ पर गए थे। इस आंदोलन के बारे में बहुत कुछ विस्तार से फ्रांसिस साल्टन ने लिखा है, पूरी एक किताब लिखी है, और मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी थी उनका ही जिक्र किया है। तो इस तरह से ये आंदोलन बहुत ऐतिहासिक और मजबूत आंदोलन रहा है, जिसने आने वाले पीढ़ी के लिए एक नए दरवाजे इंग्लैंड में खोल दिए थे। और इससे एक नया कानून बाद में इंग्लैंड में बना था, 1944 में ही बना था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इसमें लिखा नहीं है। तो 1940 में एक नया कानून वहाँ पर 44 में ब्लाइंड के लिए लाया गया था। उसके बाद में हालांकि कानून बन चुका था, लेकिन कोई मजबूत कानून नहीं था इस तरह का, जैसा ब्लाइंड जिस तरह से चाहते थे। वह बाद में तो बहुत सारे परिवर्तन आगे वहाँ पर भी कानून में हुए हैं, लेकिन एक ठीक ठाक जिसको जो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों पर रोक भी लगाता था, जो ब्लाइंड के साथ नहीं होनी चाहिए उन पर रोक लगाने वाला, या ब्लाइंड के हित में ऐसा कानून आ गया था। तो ये पूरी कहानी ब्लाइंड को लेकर थी। आगे मैं जो दूसरे आंदोलन हैं उनकी भी बात करूंगा, और अभी एक नई उपलब्धि भारत में ये थी कि साहित्य के क्षेत्र में कोई पुरस्कार ब्लाइंड को नहीं मिला था, लेकिन 2 बड़े पुरस्कार 2024 में प्राप्त हुए हैं या हो जाएंगे, क्योंकि 2023 के पुरस्कार पिछली बार उनकी घोषणा हो चुकी थी। तो इस बार 2 ब्लाइंड इसमें शामिल है। एक है विनोद आसुदानी, हाँ विनोद आसुदानी, ठीक है, यही नाम उनका मुझे याद आ रहा है शायद, और मैं इसमें सुधार करूंगा अगर गलत हुआ तो विनोद आसुदानी को उनकी सिंधी साहित्य रचना के लिए पुरस्कार मिला है। और दूसरे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी,
संस्कृत साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये दोनों पुरस्कार पहली बार किसी ब्लाइंड को मिले हैं। इससे पहले ब्लाइंड ने भी इतिहास लिखा है, लिखते रहे हैं, लेकिन ये सम्मान पाने वाले रास्ते बंद थे। तो पहली बार बहुत खुशी की बात है कि दो ब्लाइंड को साहित्यिक पुरस्कार मिला है। विनोद आसुदानी जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, दूसरे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो कि हर कोई परिचित है, उनको संस्कृत साहित्य के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य का, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो मिल गया होगा या मिल जाएगा, मैं पता करके। तो एक दिन मैं फिर साहित्य पे भी बात करूंगा। जितने भी ब्लाइंड भारत में साहित्यकार हुए हैं, क्या कुछ लिखा है, किस तरह से लिखा है, और क्या कुछ सम्मान भारत में उनको साहित्य के क्षेत्र में मिला, ये तमाम विषयों पर बात करूंगा आने वाले टाइम में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।